हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि इस वक्त हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इंट्रोडक्टरी पार्ट पे डिस्कशन किया। और आज हम बात करने वाले हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो सबसे पहला एलिमेंट था यानी लिबरलाइजेशन, उसके ऊपर एक चर्चा, एक डिस्कशन होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी क्या थी। ओके सो आ जाते हैं और लिबरलाइजेशन पे थोड़ा बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। शुरू करने से पहले हर बार की तरीके से मैं सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है। उन सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो इस बार क्लास 12 कॉमर्स का पेपर देने वाले हैं, या फिर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट जो कि इकोनॉमिक्स परस्यू कर रहे हैं, या फिर आपके जानने में कोई और स्टूडेंट ऐसा है जो कि यूपीएससी या फिर बाकी गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है जहां पे इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है। उनको बताइए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी पे हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लिबरलाइजेशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन का जो रूट वर्ड होता है वो बेसिकली लिबरल से होता है। लिबरल मतलब किसी चीज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना, या फिर किसी चीज में आप कह सकते हो कि कंसेशंस वगैरह प्रोवाइड करना, या फिर आप बहुत ही सिंपल अगर मैं उसमें कहूं तो आप इसके लिए डिस्काउंट वर्ड भी यूज कर सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी पॉलिसीज को लिबरलाइजेशन के थ्रू थोड़ा लिबरल किया गया था, और लिबरल करने के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे अदर अदर सेक्टर पे। उन्हीं सारे चेंजेस को हम वन बाय वन यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए, अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें यानी अर्थव्यवस्था में बदलाव की बात करें, और बदलाव की बात जब कर रहे हैं तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के थ्रू अगर कर रहे हैं तो वो कैसे लिबरल किया गया था, कैसे उसमें कंसेशन दिया गया था, कैसे डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया था। तो हम सेक्टर सेक्टर वाइज देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या है आपका एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। यानी गवर्नमेंट ने ये जो लाइसेंसिंग का प्रोसीजर कर रखा था कि कोई भी इंडस्ट्री अगर आपको ओपन करना है तो वहां पे आपको लाइसेंस की जरूरत होगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे उसमें लाइसेंसिंग का जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं खत्म किया। यानी जैसे अगर हम लिक्वर की बात करें, यहाँ पे लाइसेंस रखा। सिगरेट की बात करें तो यहाँ पे लाइसेंस रखा। इसके साथ ही साथ डिफेंस के जो आइटम होते हैं, या फिर जो आपके एक्सप्लोसिव, जैसे आपने देखा होगा कि जो ये फायर क्रैकर्स, जो पटाखे की जो फैक्ट्रियां होती हैं, उनके लिए लाइसेंस वगैरह का प्रोविजन बनाया। बाकी उसके अलावा लाइसेंस का सिस्टम खत्म कर दिया। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट किया पब्लिक सेक्टर को। यानी एक तो आपका रेलवे, और दूसरा आप समझ लीजिए कि डिफेंस। ये दोनों सेक्टर अगर हम बात करें, और कहीं ना कहीं एटॉमिक सेक्टर भी आ जाता है, इन सेक्टर को छोड़ के भारत सरकार ने बड़े पैमाने पे पब्लिक सेक्टर को कम कर दिया। और बाकी वो सेक्टर्स जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिनको हम सिक यूनिट की भी कैटेगरी में रखते हैं, वहां पे प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दिया कि वो प्राइवेट सेक्टर आके यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब देखिए, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से जब लाइसेंसेस को खत्म किया गया था, तो प्रोडक्शन कितना करना है, किस अमाउंट में करना है, किस मात्रा में करना है, ये चीज जो कि आप व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं, वो वाला सिस्टम भी खत्म हो गया। अब बहुत सारा प्रोडक्शन करने की परमिशन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के साथ मिल गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जो कि दूसरा रिफॉर्म फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिला, यानी बैंकिंग वगैरह में देखने को मिला। तो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी एनबीएफसीज वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक तरीके से आप कह सकते हो तो बैंक तो नहीं होते हैं, लेकिन बैंक जैसी एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि आरबीआई जो था उसका रोल एक रेगुलेटर के तौर पे था, ठीक है, 1991 से पहले। लेकिन रेगुलेटर से उसका रोल जो था वो फैसिलिटेटर की तरफ हो गया था, ठीक है। यानी आरबीआई अब रेगुलेटर के अलावा से मूव करके एक फैसिलिटेटर के तौर पे हो गई थी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आरबीआई जो थी, अगर आप उस पर गौर करोगे
तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट तो फिक्स करता था, लेकिन कमर्शियल बैंक कितना इंटरेस्ट रखना चाहते हैं उस पे आरबीआई ने प्रेशर डालना कम कर दिया था। अगर मैं सिंपल एक तरीके से समझाऊं तो आरबीआई कहीं ना कहीं फ्री प्ले ऑफ मार्केट में बिलीव करने लगा था। लेकिन फ्री प्ले ऑफ मार्केट का मतलब कभी भी ये मत समझिएगा कि इसमें गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल बैंक होता है वो इंटरवीन नहीं करता है। इंटरवीन करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जहां पे बहुत गड़बड़ी होती है वहां पे वो आके इस चीज को इंटरवीन करते हैं। ओके, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की अगर हम बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज में भी आप गौर करिएगा कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में भी काफी चेंजेस आए, काफी बदलाव आए। और यहाँ पे भी अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो एफआईआई की भी परमिशन हुई, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए भी परमिशन वगैरह ग्रांट की गई, उसको भी अपॉर्चुनिटी दी गई, चांस दिया गया कि वो अपना कैपिटल लेके यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की अगर हम बात करें तो फॉरेक्स वगैरह में भी हमने ये देखा कि बहुत सारी परमिशन मिल गई और बहुत सारे बाहर के लोग भी वहां पे आके इन्वेस्टमेंट वगैरह करना शुरू कर दिए। और जो कैपिटल की एक लिमिटेशंस बनाई गई थी वो लिमिटेशंस कहीं ना कहीं खत्म हो गई। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो और रिफॉर्म आए थे, यानी अदर देन द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, वी हैव आल्सो सीन सम और द अदर काइंड ऑफ चेंजेस इन द फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म में भी बदलाव आया, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही फ्लैक्सिबल बना दिया गया। टैक्सेशन सिस्टम में से जो आप कह सकते हो कि जो रिजिडनेस थी उसको खत्म करने की कोशिश की गई, और कहीं ना कहीं टैक्स सिस्टम एक ऐसा बनाया गया जिसमें टैक्स पेयर टैक्स को पे करने में उनको बेनिफिट मिले, टैक्स इवेजन से बचें, टैक्स अवॉइडेंस से बचें, और एक सिंपल और इजी सिस्टम के थ्रू टैक्स का कलेक्शन करने की कोशिश किया गया पोस्ट 1991 के बाद। क्योंकि पोस्ट 1991 के बाद ये दिखा कि भाई अब प्रोडक्शन बढ़ेगा और बड़े पैमाने पे बाहर से पैसा आएगा, तो और ज्यादा कैपिटलिस्ट वगैरह को इनवाइट करने के लिए, उनको बहुत सारा मौका देने के लिए ये जरूरी था कि हम टैक्सेशन सिस्टम को बहुत ही सिंपल बनाएं और एक रिजिड सिस्टम से हम मूव कर जाएं। अब फिस्कल रिफॉर्म के बाद अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म पे बात करें तो यहाँ पे भी हमको दो चीजों पे चर्चा करना है। एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के बारे में बात करें तो 1991 में डीवैल्यूएशन की कोशिश की गई थी, यानी इंडियन करेंसी को डीवैल्यू किया गया था। अब डीवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि अपनी जो इंडियन करेंसी है और उसके मुकाबले में जो फॉरेन करेंसी होती है उसकी वैल्यू को फॉल कराना। यानी $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज अगर है तो गवर्नमेंट जानबूझ के $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज करती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करते वक्त जो हमको रिटर्न मिलता है वो रिटर्न बहुत हाई होता है, बहुत हाई अमाउंट में हमको रिटर्न मिलता है। तो डिवैल्यूएशन करने के पीछे ये रीजन होता है कि डिवैल्यूएशन जब किया जाता है तो एक्सपोर्ट में हमको बेनिफिट मिलता है, और साथ ही साथ जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व होता है वो फॉरेक्स रिजर्व काफी हाई हो जाता है, बहुत सारा पैसा हमको बाहर से मिल जाता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी उनको खत्म किया गया था। यानी जो हम टैरिफ की बात करते हैं, टैरिफ मतलब कि एक्स्ट्रा चार्ज आप कह सकते हो, एक्स्ट्रा चार्ज विच इज लिवाइड, extra charge which is levied on the commodity। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि दिस इज यूएस और ये हमारा भारत है, इंडिया है। यहाँ से कोई भी सामान आया, लेट सपोज कि 100 रुपीज का था, तो जब पोर्ट पे रहेगा तो पोर्ट पे प्लस प्लस 10% इसके ऊपर चार्ज लगा दिया गया। तो नाउ द वैल्यू इज नॉट 110, रादर द वैल्यू हैज गॉन अप टू 110। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी रिफॉर्म किया गया, बाहर के लोगों को इन्वाइट किया गया कि आप आइए और कंट्री के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करिए, जिसमें एक चीज ये था कि जो टैरिफ पॉलिसी थी उसको हमने कमजोर किया था। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो हमारी एक पॉलिसी होती है, यानी जो हम आप कह सकते हो कि जो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी या फिर अपनी इंडस्ट्रियों को बचाने की जो पॉलिसी थी, वहां से हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पॉलिसी पे पहुंच चुके थे। अब हमने ये माना कि चाहे वो एक ग्लोबल कॉरपोरेशन हो
चाहे वो एक इंडियन कॉरपोरेशन है, सब की सब जो है एक हेल्दी मार्केट में फाइट करेंगी और हम किसी भी कंपनी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं पहुंचाएंगे या फिर उसको सेव नहीं करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। यानी हमने जो डिस्कशन किया वो हमने बात किया कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन में किन किन सेक्टर्स पे चेंजेस देखने को मिला था, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बात किया, हमने फाइनेंशियल सेक्टर पे बात किया, हमने फिस्कल रिफॉर्म पे बात किया जो टैक्सेशन के फॉर्म में था, हमने एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म पे बात किया। अब जो अगली बात इसमें है हमारी वो कुछ टर्मिनोलॉजीज है। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? दिस इज नॉट फिजिकल, रादर इट इज अ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी सरकार के जो रेवेन्यू हैं और सरकार के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनके ऊपर जो डिस्कशन पूरा होता है वो सरकार की फिस्कल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आरबीआई की होती है, जिसमें आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है अपने मॉनेटरी टूल से। डिवैल्यूएशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था इंप्लाइज लोअरिंग द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी इन रिलेशन टू द करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी अपनी करेंसी को कमजोर करना, अपनी करेंसी को कम करना दुनिया की बाकी करेंसी या फिर आप एक तरीके से यूएस डॉलर की बात कर सकते हैं कि उसके मुकाबले। इसमें बेनिफिट क्या होता है? मैंने बताया कि बेनिफिट ये होगा कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ज्यादा पैसा रिसीव होने के चांसेस होंगे। इसके बाद इसमें तीसरी जो बात है वो हमारी आ जाती है लेसीज फेयर सिस्टम एक होता है। तो वो क्या है कि लेसीज फेयर सिस्टम इज वन इन विच देर इज नो इंटरवेंशन बाय द स्टेट इन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। यानी लेसीज फेयर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे सरकार बहुत ज्यादा इंटरवीन या सरकार बहुत ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करती है अर्थव्यवस्था को लेके, यानी इकोनॉमी में सरकार का इंटरवेंशन नहीं होता है। All decisions relating to the allocation of resources and the goods and services to be produced are taken by producer on the basis of demand and supply। यानी मार्केट में कितनी डिमांड है, मार्केट में सप्लाई कितनी रहनी चाहिए, किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, किस रिसोर्सेस को कहां पे कितना लगाया जाए, ये सारा का सारा जो डिसीजन होता है वो हमारा प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर या कैपिटलिस्ट क्लास लेता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे बहुत ही मिनिमल होता है, बहुत ही कम होता है। याद रखिएगा ये लेसीज फेयर सिस्टम है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर, जहां पे हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर थे जिसके ऊपर चेंजेस आया और जिसके ऊपर काफी बदलाव आया। चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म था, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म था, चाहे वो फिस्कल रिफॉर्म था, चाहे वो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म था, इसके ऊपर हमने बात किया। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर। सो कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। अगला हम नेक्स्ट वीडियोस थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं, बट आई एम ट्राइंग हार्डर कि मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर दूं, ताकि मैं कुछ रिवीजन वगैरह भी करा सकूं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।